ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है आप लोगों को, इसको कॉपी पेन से सॉल्व करते हुए आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। मैं किसी से भी बीच में पूछूंगा कि आपका आंसर किस तरह से आया है, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। जस्ट राइट इट। एक ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। जैसा क्वेश्चन दक्ष अभी तुम पूछ रहे थे वैसा ही आ गया, देखो ये। अब यस इससे सर। चार्ज या मास नहीं पूछा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए मीथेन में। डायरेक्ट मत करना, ऐसे देख करके आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करो सॉल्व करने के लिए। बताओ आंसर। और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने प्रेजेंट हैं? CH4 जानते हो आप। CH4 का मतलब क्या हो गया? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, हाइड्रोजन में 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस किया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। 1 molecule of methane have इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, लेकिन हमें तो 1 मोल में बताना है। 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल को कहते हैं। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करना पड़ेगा। मिथेन के मॉलिक्यूल तो इतने हैं, हर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻24। ये फाइनल आंसर रखना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई ना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। वैसा सही क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कार्बन 14 देखो, एटॉमिक नंबर 6। क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 8 number of neutron in one atom of carbon 14 is equal to 8। ये तो एक एटम में है, लेकिन मुझे 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में एटम की संख्या बतानी पड़ेगी पहले, तभी तो मैं नंबर बता पाऊंगा। इतनी बात समझ लगती है? हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में टोटल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। देखो 6.02 इंटू 10⁻23, ये इक्वलेंट होता है 1 मोल के। और कार्बन 14 के 1 मोल का मास कितना है? 14 ग्राम। 14 ग्राम कार्बन 14 हैव एटम्स is equal to 6.02 into 10⁻23। 1 gram carbon 14 have 6.02
10⁻23 डिवाइडेड बाई 14। बात मिलीग्राम में चल रही है तो ग्राम से मिलीग्राम में आओ। 1 मिलीग्राम of carbon 14 have atoms 6.02 into 10 to the raise 23 divided by 14 multiplied by 10 to the raise 3। 1 मिलीग्राम में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 1 मिलीग्राम ग्राम का कौन सा हिस्सा होता है? 1/1000वां हिस्सा होता है। लेकिन यहां तो बात पूछी गई है 7 मिलीग्राम की, ये तो 1 मिलीग्राम में मैंने निकाला। 7 मिलीग्राम of carbon 14 have atoms is equal to 7 into 6.02 into 10 to the raise 23 divided by 14 multiplied by 10 to the raise 23, 10 to the raise 3। 7 2s are 14, 2 3s are 3.01 आ गया। ये हमें मिल जाएगा आंसर 3.01 इंटू 10 टू द रेज 20। ये 10 टू द रेज 3 है, ये 23 है, तो मैंने कैलकुलेट करके 3.01 इंटू 10 टू द रेज 20 कर लिया इसको। 7 मिलीग्राम में कार्बन एटम की संख्या पता चली, न्यूट्रॉन की नहीं पता चली। एक कार्बन एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। एक कार्बन एटम में 8 न्यूट्रॉन है एंड टोटल एटम मेरे पास इतने हैं। 7 मिलीग्राम में इतने एटम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। मींस 7 mg of carbon 14 must have neutron is equal to कितने? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 into 10 to the raise 20, 24.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raise 20। ये आ गया मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन का नंबर 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में। अब आगे क्या करना है? एक बात और बतानी है, मास और बताना है। इतने इलेक्ट्रॉन का मास, नंबर तो इतना है, न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, इतने न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? दोनों को उठा के इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मास पता चल जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 कितना आ जाएगा? 24.08 10 to the raise 20। ये तो नंबर है। एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द रेज -27 किलोग्राम। ग्राम में लिखना चाहते हो ग्राम में लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज 3 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉन का मास ग्राम में आ जाएगा। नहीं, ये मिलीग्राम में चल रहा था ना? हाँ, मिलीग्राम में चल रहा था। ये तो नंबर है। अब यहां क्योंकि मैंने ये किलोग्राम से मिलीग्राम में किया तो ग्राम में आएगा। मिलीग्राम में करना है और इसको 10 टू द रेज 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 ग्राम में मिलीग्राम 1000 होते हैं, तो मिलीग्राम में भी निकाल सकते हो, ग्राम में भी। किलोग्राम में इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम में आ जाएगा आंसर। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए सब। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए और दिया है, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कम से कम एक बार रिपीट हो जाएं।
हालांकि उस टाइम पर मैंने थोड़े बहुत ये करा रखे हैं बीच बीच में से मेन मेन क्वेश्चन लेकर के, लेकिन जो आने वाला एरिया है वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, सारे ना हो पाए, ज्यादातर हो जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर भी पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। एसटीपी पर 34 मिलीग्राम अमोनिया ले लिया। भाई एसटीपी की तो जरूरत भी नहीं है, जब मास ही दे दिया हमें तो क्या दिक्कत है, हम गिनती बता देंगे यहाँ इसकी। वॉल्यूम दिया होता तब तो बात भी थी, हमें एसटीपी की जरूरत भी पड़ती। चलो उसे छोड़ो। विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के। अब देखो इसमें दोनों चैप्टर लग रहे हैं, मोल कंसेप्ट भी लग रहा है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लग रहा है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। हमें यहां टोटल नंबर निकालने हैं, पहले नंबर पर अमोनिया मॉलिक्यूल के, NH3 मॉलिक्यूल। अगर NH3 का 17 ग्राम होता मेरे पास, 17 ग्राम क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन का है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। 17 ग्राम में अमोनिया के 1 मोल प्रेजेंट होते हैं, तो मैं पहले अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल लूं। 17 ग्राम में कितने प्रेजेंट हैं? 17 ग्राम मीन्स 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ NH3 हैव मॉलिक्यूल कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। NH3 के इतने मॉलिक्यूल 17 ग्राम में प्रेजेंट हैं, या 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम में प्रेजेंट है। 1 मिलीग्राम में कितना होगा भाई? डिवाइड मारो, यूनिटरी मेथड ही तो है। 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 10⁻³। 34 मिलीग्राम में क्यों हुआ? कितना हुआ? 34 मिलीग्राम। इसीलिए मिलीग्राम में कन्वर्ट किया था मैंने ये, ताकि हम 34 मिलीग्राम वाली कैलकुलेशन कर सकें। 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 34 डिवाइडेड बाय 17 10⁻³ ये मैंने गलत लिख दिया था, यहां 17 इंटू 10⁻³ करना था मुझे। ये 3 से ये वाला 3 कट गया, 20 रह जाएगा यहां। 17 2s are 6 2s are 12.04 इंटू 10⁻20। क्या मौजूद है? अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में कौन कौन रहता है? एक नाइट्रोजन रहता है, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। बात प्रोटॉन की चल रही है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? 7 और 3 10। टोटल अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट हैं 10 प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल
ऑफ NH3। एक मॉलिक्यूल में संख्या कितनी है प्रोटॉन की? 10। तो 12.04 इंटू 10⁻20 में कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 12.04 इंटू 10⁻20 molecules of ammonia have protons is equal to 12.04 into 10⁻20 multiplied by 10। तो 21 कर दो इसे बस यहां, बाकी तो सब जो का तू रहेगा। ये आ गई प्रोटॉन की संख्या। एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। बी एक पार्ट क्या सॉल्व हो गया? द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन टोटल नंबर, सॉरी ए पार्ट सॉल्व हुआ है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे आ गए ये। अब मास ऑफ प्रोटॉन हमें बताना है। मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास जितना भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम 30, यहां -27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक प्रोटॉन का मास है। एक प्रोटॉन का मास है तो इतने प्रोटॉन का मास कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 34 मिलीग्राम अमोनिया में टोटल प्रोटॉन का मास पता चल जाएगा। ये होगा तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक हो गई ना बात? ये इसको सॉल्व करने का वे है। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। अब बताओ इसमें क्या, तो ये भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड फॉलोइंग न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है वो मैं लिख रहा हूं, कार्बन 13 6, ऑक्सीजन 16 8, आयरन 56 26। अधूरा था ना ये क्वेश्चन, पूरा कर दिया। मैग्नीशियम 24 12, स्ट्रॉन्शियम 88 38। ये क्या चीज है जो लिखी है मैंने? ये है प्रोटॉन्स, ये है एटॉमिक नंबर, ये ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात अगर करते हैं तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात अगर करोगे तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सीधा सा आंसर लिखा जाएगा, कितना है मास नंबर हमारे पास? 13 -6, 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें, 7 सॉरी न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हमें प्रोटॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन बताने हैं। इसमें प्रोटॉन 8 हो गए, न्यूट्रॉन हो गए 16 -8। इसमें प्रोटॉन 26 हो गए,
इसमें न्यूट्रॉन हो गया 56-26। इसमें प्रोटॉन की संख्या है 12, न्यूट्रॉन की संख्या है 24-12। इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो हैं 38, न्यूट्रॉन है 88-38। ऐसे सॉल्व करना होगा। चलो ये तो बड़ी सीधी सी स्ट्रेट सा एक ये क्वेश्चन था। अगर हमसे कहा जाए कि प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में, तुम पूरे मॉलिक्यूल में इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर आगे प्रोसीड करें। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप, कोई लैंप है, इससे लाइट एमिट कर रही है, लाइट एमिट कर रही है तो फोटोन आ रहे होंगे, आगे चल रही होगी, वेव की फॉर्म में चल रही होगी। ये थ्योरी जो मैं बोलता हूं कि ये थ्योरी पक्की होनी जरूरी, तभी आप सोच पाओगे न्यूमेरिकल। सोडियम लैंप है, इसके अंदर यहाँ सोडियम भरा होता है, जो भी है रेडिएशन येलो होता है इनफैक्ट। ये जो वेवलेंथ है इसकी लैम्डा वो गिवन है 580 नैनोमीटर। ये एनएम लिखा है ना, नैनोमीटर है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, एंड वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी बतानी है एंड वेव नंबर बताना। वेव नंबर तो लैम्डा का इनवर्स हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आप जानते हो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी ओवर लैम्डा होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर लैम्डा, या कांस्टेंट अगर हम रखते हैं यहां पर, नैनोमीटर का मतलब क्या है, मीटर में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो मीटर में कैलकुलेट कर लो। तो न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ये हो गई, नहीं ये तो शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी। ई की वैल्यू रख दी, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होता है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होगा। यस, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये। लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, 580, लेकिन नैनोमीटर में गिवन है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट किया, न्यू बार कितना होता है, रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का। लैम्डा कितना है, 580 × 10⁻⁹। तो न्यू बार आ जाएगा 1/580 10⁻⁻⁹। ये देना होगा हमें आंसर। ठीक हो गई बात। कोई अगर आप में से इसमें कुछ पूछना चाहता है तो पूछो जरूर। हाँ ठीक है, वीर महेंद्र, कर दिया मैंने, ठीक कर दिया, करेक्शन कर लिया। तुम्हारा मैसेज बाद में देखा, करेक्शन पहले कर लिया था मैंने। चलो नेक्स्ट देखो भाई। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom. Calculate ionization energy. देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, कितने भी हैं। अब शेल 1 है, 2 है, 3 है, उससे मतलब नहीं है।
इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। उसके लिए चाहिए एनर्जी। कहां से आएगी एनर्जी? फोटोन से आएगी, रेडिएशन से आएगी। ये एनर्जी इसे मिली, कल बताया था। इलेक्ट्रॉन फोटोन और भी छोटा, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है। एनर्जी ज्यादा होगी तो कूदेगा ही, कूद लगाएगा तो हायर ऑर्बिटल में पहुंचेगा। और ज्यादा दे दो और बड़े ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और ज्यादा एनर्जी दो तो और बाहर पहुंच जाएगा। इतनी एनर्जी दो कि इनफाइनाइट ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में पहुंच जाए, मींस एटम से बाहर निकल जाए। अब ये बात समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 242 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है इसकी, यहां से शुरू करके यहां तक, ये 242 नैनोमीटर है। और ये जस्ट सफिशिएंट है इसको पूरी तरह बाहर निकालने में, मतलब आयोनाइज करने में। मींस जितनी एनर्जी इसने इस वेवलेंथ से एब्जॉर्ब की, वही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। कैसे निकाल दूं मैं आयोनाइजेशन जी? E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। रखो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द रेज -34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द रेज 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। कैंसिल हो गया ये, डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये 242। लेकिन सारी दुनिया की कहानी मीटर में चल रही है, यहाँ नैनोमीटर में दिया है तो मीटर में बदलेंगे, इंटू 10 टू द रेज -9 मीटर कर देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एनर्जी आ गई। ये जो एनर्जी आई है जूल में आएगी ना भाई। ये एनर्जी जो आई है वो जूल की एनर्जी, 1 जूल, सॉरी जूल में आई है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आई है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हटाने में ये एनर्जी चाहिए ना। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो। फिर वही बात मैं बोला करता हूं कि थ्योरी जिसे नहीं पता है करते रहो न्यूमेरिकल, ऐसे थोड़ी याद। डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव loosely held electron from outermost shell of an atom in isolated gaseous atom। अब जो बात बोलने वाला हूं वो काम की है। ऑफ 1 मोल। ये तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन हटाया ना। 1 मोल एटम की एनर्जी, एक एटम की एनर्जी तो कहां उठाओगे, कहां रखोगे, कहां संभालोगे, इतनी सी एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एक एटम के लिए थोड़ी होती है, 1 मोल के लिए होती है। और निकाली किसके लिए है? हमने एक एटम के लिए निकाली है भाई। तो ये पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, ताकि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकूं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी, यानी ये नंबर पूरा मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कर लिया, ठीक है, हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लिया। किस में निकली? जूल में चल रही है सारी कहानी, अभी तक की सारी कहानी चल रही है जूल में। ये जूल की बात हो रही है। आंसर हमें रिपोर्ट किस में करना है? आंसर रिपोर्ट हमें करना है किलो जूल में। पर मोल की बात है तो ठीक है, पर मोल तो हमने कर लिया।
मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन जूल की बात हो रही है, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से और डिवाइड कर दो आप, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकली आपको यहां इस क्वेश्चन, ऐसा नहीं है इसमें सब गलती क्या करेंगे, सीधा बस एक इलेक्ट्रॉन हटाकर आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल ली। अच्छा, ऑप्शन जो 4 हैं उसमें दोनों टाइप के आंसर मिलेंगे आपको। 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी भी होगी और एवोगैड्रो नंबर वाली भी एनर्जी होगी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट अगर है पूछने के लिए तो जल्दी से पूछ। What will be the wavelength of emitted radiation when an electron jumps from third orbit to first orbit in a hydrogen atom? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है यहां। अब आपसे पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव ही मानो। बस मैं 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं। बताओ। है इलेक्ट्रॉन है, कोई हायर एनर्जी लेवल में है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल कितनी बार आपको कराया, न्यूक्लियस है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। यहां कोई है, ये इसमें हायर में है, यहां से लोअर में ये आ गया, सपोज करते हैं इस वाले में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां आया तो वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हम शेल्स के अंतर से बता सकते हैं। अब यहां पर क्या गिवन है, what will be the wavelength of emitted radiation when an electron jumps from third orbit to first, तीसरे से पहले में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसको हटा दो, लिखो ही मत इसे। तीसरे से अगर पहले में आ रहा है तो क्या कंडीशन रहेगी, N2 की वैल्यू 3 है, N1 की वैल्यू 1 है, वेव नंबर 1/λ, या हम न्यू बार भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर Rydberg constant multiplied by 1/n1 square minus 1/n2 square। बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो वैल्यू ऑफ Z तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर लो अपनी खुशी के लिए। रिडबर्ग कांस्टेंट कितना गिवन है, 109737 पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। जो भी कुछ आए, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा हम पता करना चाहते थे, हमने पता कर लिया। समझ आ गई है बात, यानी हर एक वेव की डिस्टेंस पता चल जाएगी। हर एक वेव की डिस्टेंस जो भी आएगी सेंटीमीटर में आएगी यहां, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जो भी आपने आंसर लिखा होगा वो इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आई होप कि समझ आ गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत बोलो। तो हमने एक ये क्वेश्चन किया
ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, तो बड़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है जैसा ये सामने लिखा है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल और रिलेटेड विद एनसीईआरटी, उससे बाहर नहीं। देखो ये नया क्वेश्चन, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट है उसकी वेवलेंथ है, कोई सी भी लाइट, कोई सा भी रेडिएशन 5.8 into 10 to the raise minus 5 centimeter, what will be the energy of one photon in the given region of light? given region का मतलब इस वेवलेंथ के रीजन में हमें बताना होगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बता भी देता हूं मैं आपको। E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की पता होनी चाहिए, C की वैल्यू सबको पता होती है, आपको भी पता है। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 5.89 इंटू 10 टू द रेज माइनस 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर ये है तो मीटर में कर लो भाई कन्वर्ट, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C की वैल्यू मीटर पर सेकंड में चल रही है। मीटर पर सेकंड में या इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, C को 3.0 इंटू 10 टू द रेज 8 मीटर होता है ना, सेंटीमीटर में कर दोगे तो 10 हो जाएगा। तो या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो, एक ही बात रहेगी। या तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 100 से। ये कैलकुलेशन रहनी चाहिए। ई की वैल्यू, एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी, ध्यान रखना ये एनर्जी जो निकलेगी वो एक फोटोन की निकलेगी। डन हो गई बात? कर लो जरा इसे, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। अर्ज बढ़ा दिया मैंने इसे क्वेश्चन को, राइट, योर आंसर। अभी किस में आएगा, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड में मैं ले रहा हूं, तो अभी तो आंसर जूल में आएगा। लेकिन अगर अर्ज में आंसर करना होगा तो क्या करेंगे भाई, बताओ। अर्ज में अगर करना होगा तो वन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द रेज माइनस 27 अर्ज सेकेंड। जूल का अर्ज का क्या रिलेशन होता है? एक जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10 टू द रेज 7 अर्ज होते हैं। तो 30 माइनस 34 को 10 टू द रेज 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इस तरह से हम आंसर, क्या मतलब है, 10 टू द रेज 7 अर्ज इज इक्वल टू 1 जूल। कितना होता है 10 टू द रेज 7? 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख हो गया। मींस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 10 मिलियन हो गया। 10 मिलियन इज 1 अर्ज। भाई 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, तो ये 100 मिलियन हो गया। इंग्लिश जो पैटर्न है वो चलेगा यहाँ,
1000 and 1000, 1000 2 टाइम्स आ जाता है तो मिलियन हो जाता है, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 अर्ज। तो आपका जो यहां आंसर आया उसको आप 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 19 के ऑर्डर का आ रहा है तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻12 अर्जेस के ऑर्डर का आंसर होगा। आई होप के समझ आई होगी बात। ये बात ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन को अलट पलट करके कैसे भी दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ही मैं कराता हूं। ये तो थ्योरेटिकल था क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटीज ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं याद दिलाऊं पहले आपको, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बड़ी तेजी से मूव कर रहा है। अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा है, इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तब दोनों चीजें इकट्ठी पता करना किसी एक ही टाइम पर पॉसिबल नहीं है। मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ पता नहीं कर सकते। यही कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Uncertainty of position and velocity cannot be predicted simultaneously. This is called as Heisenberg uncertainty principle. तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यही अप्लाई करना है। फॉर्मुलेट करो, इसको फॉर्मुलेट करके सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूं, सामने लिखी है प्रॉब्लम, 1 मिनट दे दिया मैंने करने के लिए। सॉल्व करके आप आंसर बोलो। में से सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी या डेल्टा पी, सॉरी हम इसे लिखेंगे डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। अब हमें क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन है 10⁻⁻10 मीटर की अनसर्टेनिटी है। मतलब हमने मेजरमेंट जो किया उसका डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं, 100% एग्जैक्ट नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी है। कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर की अनसर्टेनिटी है। और वेलोसिटी 5.2 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में। बात किसकी हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही है जिसका मास हमें नहीं पता है। तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई v डेल्टा v। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन x इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई। पाई कितना है, 3.14। यहां पर आ जाएगा ये x, यहां पर नीचे आ जाएगा। मास हम पता कर लेंगे, अननोन जो पार्टिकल है उसका मास कितना होगा ये हम पता कर पाएंगे। डन हो गई ये बात। डेल्टा v की वैल्यू कितनी रखोगे आप, डेल्टा v की वैल्यू रखोगे 5.2 इंटू 10⁻24।
डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे? 24 नहीं था, ये -24 था भाई, ये तो गलती कर रहा हूं मैं। ये तो बहुत सर्टेनिटी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी कहाँ होगी। -24 डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻10। ये वैल्यू यहां रखोगे, दोनों इससे मल्टीप्लाई करोगे, m को यहीं पर रोक देंगे, तो आंसर हमें जो भी मिलेगा आंसर। किसी ने किया है तो बताओ। यस, 0.1। जशन क्या, किलोग्राम ग्राम? यस सर। आंसर 0.1 लिखा आपने। दिस इज ग्राम और किलोग्राम और मिलीग्राम और क्विंटल? सर ये तो सर किलोग्राम में आएगा सर। यस, 0.1 किलोग्राम करमवीर, नॉट ग्राम। आंसर आएगा किलोग्राम में, क्योंकि ये जो हम वैल्यू लिखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये ठीक है जूल सेकंड हो गया। हम जूल सेकंड को एक और तरह से लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी लिखा जा सकता है। तो किलोग्राम में आंसर है हमारा, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएंगे जब यूनिट आप चलाओगे आगे। तो आंसर हमारा किलोग्राम में आएगा। पूछना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम इज 5.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हर बात का मीनिंग दिमाग में चलते जाना चाहिए। फिर बता रहा हूं वही बात, न्यूमेरिकल नहीं होते, इक्वल टू थ्योरी नहीं आती। सिर्फ आने से भी काम नहीं चलता, थ्योरी बड़ी तेज साथ के साथ स्कैन होती जानी चाहिए। थ्योरी, एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी लिबरेट करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। डेल्टा एच इन किलो जूल पर मोल फॉर द रिएक्शन। इन दोनों ने रिएक्शन किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा लिथियम ने, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी पॉजिटिव आया तभी नेगेटिव आया। इसका आयोनाइजेशन हुआ है लिथियम का, इसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज किए। हमने ये माना कि बस ये आयन बन गए, लेटिस एनर्जी नहीं मानी। इन्होंने बोला है सपोज दैट रिजल्टिंग आयन डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब जब दो आयन आपस में कंबाइन होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो सॉलिड बनने में लेटिस एनर्जी, मतलब ये अलग अलग रहे बस। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻22 किलो जूल। एवोगैड्रो नंबर तो भैया पता ही होता है सबको क्या होता है। तो अब आपको ये जल्दी से ट्राई करना है, 2 मिनट देता हूं मैं इसको करने के लिए। कॉपी पेन रेडी, सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए, प्रॉब्लम है। थ्योरी दोबारा से मैं बता रहा हूं इसकी एक बार, जो इसकी थ्योरी रिलेटेड है वो क्या है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो 5.41 है। मतलब लिथियम पॉजिटिव में बदलना है। ये गैसियस एटॉमिक 1 मोल और एक इलेक्ट्रॉन कर दिया अलग। इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, ये मतलब डेल्टा H1 कितना है? प्लस। क्यों प्लस? बिकॉज एनर्जी इज लिबरेटिंग एक्सोथर्मिक, नहीं सॉरी गलत उल्टा कर दिया मैंने, एनर्जी देनी पड़ रही है इसको, ये एरो गलत लगा दिया मैंने। एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा। प्लस कितना होगा? 5.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक हो गई बात। इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल। उसके लिए हम क्या करेंगे, किलो जूल के लिए 5.41 इंटू, ये वैल्यू गिवन है 1.6 10 टू द रेज -22 किलो जूल। अब ये तो एक एटम की बात है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक मोल के लिए करना पड़ता है। किलो जूल पर एटम, एक एटम की एनर्जी तो इतनी रहेगी, लेकिन एक मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एटम के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाई 2। 1 डोजन एटम के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 12। 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 5.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द रेज -22 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द रेज 23। क्या यूनिट आ गई, किलो जूल पर एटम नहीं, अब पर मोल। एक मोल की एनर्जी इतनी। अब सीएल के लिए बात आती है। ये तो पार्ट 1 कर लिया, एक हिस्सा कर लिया हमने क्वेश्चन का। दूसरे हिस्से पर आए, सेकंड पर आ गए। सेकंड हिस्सा क्या कहता है, सीएल गैसियस एटम, एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी दी होती है वो एक एटम के लिए दी होती है, और जब आयनाइजेशन एनर्जी जूल किलो जूल में दी होगी तो वो 1 मोल के लिए पता होगी। आयनाइजेशन जी वर्ड ही पर मोल के लिए होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एटम के लिए होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेक करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल या जूल में चेक किया जाता है। सीएल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, सीएल नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस में आया। अब एनर्जी लिबरेट होगी, एक्सोथर्मिक होगा, तो डेल्टा H2। डेल्टा H2 मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कितनी एनर्जी लिबरेट कर रही है, 3.61 माइनस में। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सोथर्मिक को इंडिकेट करता है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द रेज -22 किलो जूल पर एटम। पर मोल करने के लिए वेगेद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, -3.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द रेज -22 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू द रेज 23 किलो जूल पर मोल। अब हमारी बात यहां पूरी हो गई, ये सही चल रहा है सब कुछ। अब मुझे लिथियम से लिथियम पॉजिटिव, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों बनाने के लिए पता चल गया। तो इन दोनों को सम किया गया है ना, जो एनर्जीज के साथ किया गया वो इनके डेटा के साथ करेंगे। एक का डेटा आ रहा है मेरे पास क्या, डेल्टा H1 कितना आ रहा है, डेल्टा H1 ये वैल्यू आ रही है किलो जूल पर मोल वाली, ये आ रही है वैल्यू। डेल्टा H2 की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा H2 की वैल्यू आ रही है ये किलो जूल पर मोल। H1 की वैल्यू आ रही है ये। नेट इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, दोनों का अलजेब्रिक सम। क्या होगा दोनों का अलजेब्रिक सम, नेट डेल्टा H। कैलकुलेट डेल्टा H मतलब नेट डेल्टा H, पूरी इक्वेशन के लिए डेल्टा H। आधी के लिए हमने निकाला, आधी के लिए हमने निकाला, लिथियम पॉजिटिव बनाने के लिए निकाला, सीएल नेगेटिव बनाने के लिए निकाला, टोटल के लिए इसी का टोटल प्लस है क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, यहां भी हम प्लस कर देंगे। डेल्टा H नेट इज इक्वल टू
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 क्या है? डेल्टा H1 है हमारा ये, यहां लिख देंगे। डेल्टा H2 क्या है हमारा ये, यहां लिख देंगे। ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी H2 की, डेल्टा H1 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, यहां लिखी जाएंगी। दोनों को सम कर दो, जो आंसर है वही आंसर हमारा पूरी इक्वेशन के लिए आंसर है। ये होगा तरीका सॉल्व करने का। जिनको आता है वो कहां गलती करेंगे? वो गलती करेंगे कि यहां साइन नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थ्योरी उन्हें अधूरी आती होगी इसलिए। समझ पा रहे हो इतनी बात?